अच्छा रुको एक सेकंड। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी, रेलवे या फिर बाकी जो एग्जाम्स है बैंकिंग को छोड़कर, उसमें अरिथमेटिक आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसा टॉपिक बोलूंगा, ये इस टाइप का टॉपिक है कि जो एक्चुअली बहुत सिंपल है, जो जनरली हम लोग बैंकिंग के मेंस एग्जाम में भी सॉल्व करते हैं। ठीक रहता ना कि बैंकिंग के मेंस एग्जाम में सर कितना पढ़ के जाए, क्योंकि अटेम्प्ट तो हम लोग 50 में से 20 ही क्वेश्चन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सारी चीजें करेंगे कवर नहीं। आप डीआई अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एवरेज टॉपिक हो गया, बड़ा सिंपल टॉपिक रहता है। टाइम एंड वर्क हो गया, बड़ा सिंपल टॉपिक रहता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, बड़ा सिंपल टॉपिक। तो कुछ ऐसे 5-6 टॉपिक को आप जो है अच्छे से कवर करते हो मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम में उसके अरिथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। वरना जनरली हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते किसके लिए? डीआई के लिए पढ़ते हैं, बैंकिंग वालों की बात कर रहा हूँ। वरना जो बच्चे एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, डिफेंस की एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो अरिथमेटिक की पूरा ए से लेकर जेड तक वही है। उनको सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज नहीं है। तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि टाइम एंड वर्क कैसा होता है। इसको मैं टोटल 2 पार्ट में कवर करता हूँ। 2 पार्ट में कवर करने का मतलब ये है कि टाइम एंड वर्क को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इसको सिखाने का तरीका अलग है और इसको सिखाने का तरीका अलग है। मैं मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वे ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन एक पार्ट का अलग रहता है और एक पार्ट का अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क, ये 2 टर्म से मुझे पहली बात तो अरिथमेटिक मैंने पहले सिखाया, आप लोग कभी नहीं सिखा। देखो मेरा अरिथमेटिक पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कॉमर्स वाले रहते हैं जिनको हर चीजें बहुत इजीली क्लिक नहीं होती। कैलकुलेशंस तो चलो सिंपल है, रूल्स मैंने बता दिया, आप सॉल्व करो। बट अरिथमेटिक इज लाइक की अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, उसको बिल्डअप करना, सोल्यूशन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स की बात कर लेते हैं कि मैं इस टॉपिक में कितने टर्म्स पढ़ने वाला हूँ, कौन से वर्ड से मुझे फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टाइम दिया है तो मैं तो जानता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम एक टर्म तो मुझे देखने के लिए मिलेगा। फिर वर्क, वर्क तो चलो ये 2 चीजें तो मुझे टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है कि सर काम करना है, मतलब वर्क की तो जरूरत है ही, मुझे कितना काम करना है तो उसके लिए वर्क पता होना चाहिए। बट और कौन से टर्म, आपको काम करने में कितना टाइम लग रहा है, आप कौन सा काम कर रहे हो, ये और कौन से टर्म्स होते हैं। किसी काम को करने के लिए आपको जरूरत होती है एफिशिएंसी, कि सर आपकी क्षमता कितनी है किसी काम को करने की। मैंने बोल दिया कि आपको बिल्डिंग बनाना है 1 साल में, तो 1 दिन में आप कितना ब्रिक जो है बिल्ड कर सकते हो, ये एफिशिएंसी में काउंट होता है। मैं बोल रहा हूँ कि एक आपको बुक लिखना है पूरा का पूरा, बट 1 दिन में आप कितना पेजेस लिख पाते हो, उसी से तो मैथ डिपेंड करेगा कि आप एक बुक को कवर करने में कितना दिन लगेगा आपको। तो मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और टर्म आ जाता है, वो होती है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हो कि सर एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक बंदा थोड़ी ना चाहिए, कभी कभी 2 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 टर्म्स है। इन 4 टर्म्स के अलावा एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक दिमाग में आए, ये 4 टर्म आपके दिमाग में आ जाए। इन 4 टर्म में जब मैं ये 3 टर्म्स की बात करता हूँ तो मैं इसके पार्ट 1 की बात करता हूँ। जब मैं इन तीनों को रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि रिलेशन क्या है, अगर मैं इन चारों के रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या बनता है सर, किसी भी काम को करने के लिए ना, आप कितने लोग हो, आपने कितना दिन लिया, और आपने कितनी एफिशिएंसी से उस काम को किया, ये होता है जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, एकदम बेसिक सा नॉर्मल चीज है, मैं फॉर्मूला की तरीके से नहीं बताऊंगा। मतलब जनरली यही है दुनिया में कि किसी भी काम को करने के लिए कितने लोग हैं, कितना टाइम लोगे आप लोग, और कितनी एफिशिएंसी से करोगे। और अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूं तो ये भी एकदम सेम हो जाता है सर, वर्क को करने के लिए कितना आपको टाइम लगा और कितना आपकी एफिशिएंसी। अगर ये काम आप अकेले कर रहे हो, अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगा और आपकी एफिशिएंसी कितनी। पहला पार्ट है इसका, ये टर्म्स हो गए, ये मैंने उसका बेसिक रिलेशन बता दिया। इन रिलेशन को लिखने के अपने अपने तरीके हैं। जैसे कि अगर मैंने क्वांटिटी आपको पूछी, तो क्वांटिटी का मतलब है वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब लिखने के अपने अपने तरीके। एक ही फॉर्मूला को मैं अलग अलग तरीके से, जो भी इन चारों में से जो फाइंड आउट करना रहेगा, मैं उसके हिसाब से उसको चेंज कर सकता हूँ।
बट इसको मैं कंसिडर करूंगा अपने दिमाग में फॉर्मूला इन दोनों को, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का फॉर्मूला है नॉर्मल बेसिक, और ये जो है जब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो पहले एक काम करो, इसको लिख लो आप। हाँ, इसको लिखने का तरीका क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बुक का फर्स्ट पेज होगा, ये फर्स्ट पेज पे सिर्फ आप टर्म्स लिखोगे। अगर आपको लगा कि कुछ नया आपको जानने के लिए मिला, तो आप उस टर्म को डिस्क्राइब भी कर देना, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, या क्वांटिटी क्या होता है। फिर मैं बात करूंगा इसके बेसिक से रिलेशन के। रिलेशन यानी कि एक फॉर्मूला कि सर ये जो टर्म्स है ना, इनका बेसिक का आपस में रिलेशन क्या है, जो कि पूरे 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 की पूरे टॉपिक में हम लोग को काम में आता है, जो कि डीआई में काम में आता है। फिर इसके बाद अगर मैंने आपको कोई फॉर्मूला सिखाया कि टाइम एंड वर्क में ये फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो वो आप लिख लोगे। मैंने आपको कोई ट्रिक सिखाई, तो ये आप फर्स्ट पेज पे लिख लोगे। इन शॉर्ट क्या होगा कि सर मेरा कल एग्जाम है, मुझे मैथ्स कवर करना है, मैं क्या कवर करूँ? तो कुछ मत कवर करो, जो फर्स्ट पेज है ना अपने बुक का वो पढ़ लो। आपको पता चल जाएंगे टर्म्स, उनके रिलेशन, उनके उस टॉपिक का फॉर्मूला, और उस टॉपिक में पढ़ाया गया ट्रिक। और मान लो कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखना रहेगा, तो ये आप फर्स्ट पेज पे लिखना। तो पहला पूरा पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे, फिलहाल उस पेज पे टर्म्स, उसके बेसिक रिलेशन, फिर मैं कुछ और चीजें डिस्कस करता हूँ, वो भी हम लोग लिखेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज से आप चालू करोगे। अभी तक मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक नहीं सिखाया है, तो आप लोग खुद समझना कि अरिथमेटिक में आपको किस वे में सिखा रहा हूँ। आप लोग को बहुत इजी लगेगा, एग्जाम में आप अरिथमेटिक सॉल्व करने में आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ चलो अरिथमेटिक में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट टर्म्स, उनके रिलेशन लिख लो, फिर हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे इसमें कि फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक क्या होगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, सो दैट रिविजन करने में आपको हमेशा काम में आएगा। क्वांटिटी मतलब कितने लोग हैं। मैंने आपको एक काम दिया, पर आप बोल रहे हो कि मेरे ग्रुप है पूरा, मैं पूरा ग्रुप करूंगा। जैसे एक होमवर्क दे दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन आपने उनको दे दिया, उनको दे दिया, आपके पूरा ग्रुप बन गया ना। वो एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग एक बंदा बनाएगा क्या? नहीं, 10-15 लोग बनाएंगे मिलके, तो एक ग्रुप हो गया। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल विच आर डूइंग द वर्क इन स्पेसिफिक टाइम एंड विद स्पेसिफिक एफिशिएंसी। हाँ, वही चीज मैंने कहा कि आप इसको डिस्क्राइब कर दो। आपको अगर लग रहा है थोड़ा डाउट, तो ये नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, एफिशिएंसी को हिंदी में लिख दो, क्षमता, वो वर्ड लिख दे, आई थिंक कोई कंफ्यूजन ही नहीं, फिर खत्म बात। अपने लैंग्वेज में आप जैसे अपने आप को समझाने के लिए लिख सकते हो, चाहे उसके 1 साल के बाद भी चीजों को आपको समझना है, तो वैसे आप डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, इन चारों के अलावा कोई भी वर्ड आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस यही चार है, इन्हीं चारों से आपको डील कर रहे हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। तो टाइम एंड वर्क का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा वाला पैटर्न है, दूसरा वाला पैटर्न है, वो आज हम लोग बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। जो इसका फर्स्ट वाला पैटर्न है, जो फर्स्ट वाला पैटर्न है, जनरली आपको क्या हुआ, क्या हुआ आज के लिए? ठीक है, जनरली जो इसका पैटर्न है, तो इसका मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लो ए ने किसी काम को करने के लिए 10 दिन लिया। ठीक है, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। ए ने किसी काम को करने के लिए 10 दिन लिया, बी ने किसी काम को करने के लिए 12 दिन लिया। ठीक है, ये आपको जनरल क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा इंडिविजुअल पर्सन का टाइम दिया जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर टाइम आपको दिया है किसका, ए का दिया है, बी का दिया है, कितना डेज, 10 डेज एंड 12 डेज। तो पहले पैटर्न क्या बनाता हूँ मैं, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी को हमेशा इस तरीके से लिखता हूँ। हमेशा मैं क्या करता हूँ, टाइम हो गया, वर्क हो गया और एफिशिएंसी हो गया। वर्क निकालता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। वर्क आपको कभी दिया नहीं जाएगा कि आपको कितना काम करना है, आपको एक बिल्डिंग बनानी, 2 बिल्डिंग बनानी, 4 बिल्डिंग, कभी नहीं दिया जाएगा। आपको वर्क हमेशा विद द हेल्प ऑफ एलसीएम से निकालना होगा।
मान लो एलसीएम से अगर आप नहीं निकाल रहे, जैसे कि जनरली इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 60 होता है। मान लो अगर आपने 60 की जगह पे यहाँ पे 120 लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 240 लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे बस बोलने की इतना कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क आप कैसे निकालते हो, इन दोनों के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर, इन दोनों के टेबल में आने वाला कोई कॉमन नंबर आप वर्क की जगह पे लिख सकते हो अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, अगर वर्क का फॉर्मूला है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। बस ध्यान रखने वाली इतनी सी बात कि जिस बंदे का मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूं, आप वर्क को उसी के टाइम के साथ डिवाइड करोगे। दैट मीन 60 डिवाइड बाय 10 दैट विल बिकम 6 एंड 60 डिवाइड बाय 12 दैट विल बिकम 5। तो ए करता है 6 यूनिट डे वर्क, बी करता है 5 यूनिट डे वर्क, और यूनिट कितना है टोटल, तो अगर इसने 10 दिन लिया तो इसके हिसाब से वो 7 यूनिट का वर्क कंप्लीट कर लेगा, और ये इसके साथ। ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर। आपको टाइम दिया जाता है, कभी कभी आपको एफिशिएंसी दी जाएगी और आपको टाइम निकालना होगा। बट इन तीनों को निकालने का सिंपल वे कि वर्क आप हमेशा एलसीएम से निकालते हो अगर ये दोनों दिया है तो, या फिर वर्क का फॉर्मूला क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। मान लो अगर आपको टाइम जो है सिर्फ बी का दिया है और बी की एफिशिएंसी आपको पता है, तो वर्क आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। मुझे बी का टाइम भी पता है, मुझे बी की, पर अगर मान लो मुझे बी की एफिशिएंसी नहीं पता, मुझे ए की एफिशिएंसी पता है, तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वर्क को जब आप निकालोगे तो टाइम भी सेम पर्सन का ही होना चाहिए और एफिशिएंसी भी सेम पर्सन का, आप अलग अलग लोगों को नहीं ले। क्लियर है बात। और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको चीजों को पूछने वाला जो स्टाइल है वो कुछ भी हो सकता है, कि दोनों को इस काम को करने में, साथ में करने में कितना टाइम लगा, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन छोड़कर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दोनों ने काम को साथ में शुरू किया, बी जो है 2 दिन के बाद छोड़कर चला गया काम, तो बचा हुआ काम एक को करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये है अपना स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर के नाम पे ऐसे लिख दो कि आप हमेशा टाइम लिखते हो पहले, फिर वर्क लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो, एफिशिएंसी। टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क का फॉर्मूला तो ये है टाइम इनटू एफिशिएंसी, बट आप इसमें कैसे निकालते हो, एलसीएम के हेल्प से निकालते हो, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा का पूरा पैटर्न में स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये जरा स्ट्रक्चर लिख लो। आई थिंक आप लोग को पीडीएफ आया है क्या, मुझे एक बार कंफर्म कर देना, या पीडीएफ आपको मिला है। क्वेश्चन, ये बस स्ट्रक्चर आपको लिखना है और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर हमें आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 12 6 5, दिस इज विद द हेल्प ऑफ एलसीएम एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ वर्क अपॉन टाइम। और ये आपको गिवन होता है जनरली, बट अगर मान लो नहीं दिया है तो आप ऐसे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, एलसीएम या फिर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब वो पूरा का पूरा एक पेज छोड़ देना, क्योंकि पीछे साइड भी मुझे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा बाद में लिखने का, एक और दो छोड़ देना और फिर इसके ऊपर आना। हमेशा याद रखना, नोट्स आप जितने अच्छे से बनाओगे ना, रिवीजन और उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन के मैं ट्रिक जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान वो तो देना ही देना है, बट आपको लिखना भी वैसे ही है कि आपको 6 महीने के बाद भी वो चीज क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, चलो ओके। तो चलो पहले इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग की करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आया आपको पीडीएफ, अब तो आ ही गया होगा, करना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पीडीएफ का ही पहला क्वेश्चन है, तो पीडीएफ जब आ जाएगा तो आप लोग देख लेना।
टाइप नंबर 1 क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर, श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर, और इसमें पूछा गया है कि टाइम ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर। अगर इस काम को राम और श्याम साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो जानने से पहले आप जो गिवन डेटा है उसका टाइम तो दिया है, वर्क निकालो और एफिशिएंसी निकालो एकदम क्विक। 4.8 आवर, ठीक है, चेक कर लेते हैं 4.8 आवर है क्या, तो जरा फटाफट। राम 8 है, श्याम 12 है, एंड एलसीएम कितना आ जाएगा इसका। तो एलसीएम एक टर्म है, एलसीएम आपको अच्छे से निकालने आना चाहिए। अगर एलसीएम में वीक हो तो जरूर आप एलसीएम पहले सीखो, क्योंकि इसमें एलसीएम आपको हमेशा यूज होगा। राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 8 दैट विल बिकम 3, एंड श्याम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट विल बिकम 2, एंड मैं आपको पूछ रहा हूँ टाइम, बट किसका, राम और श्याम का। राम और श्याम का टाइम पूछ रहा हूँ मैं, तो जिसका मैंने टाइम पूछा है मैं उसी की एफिशिएंसी यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन, बट किसकी एफिशिएंसी, राम और श्याम। एक बात दिमाग में रखना कि जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी। तो वर्क तो मेरा 24 है, क्लियर कट दिख रहा है। एफिशिएंसी है राम की 2 एंड श्याम की 3 एंड 2, दैट विल बिकम 5। तो अब आंसर कितना आ रहा है, 4. आपने कितना बोला था, 8 आंसर, 4.8। तो 4.8 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। और अगर मैंने आपको मिनट में पूछा, मैंने अगर आपको पूछा कि 4 आवर हाउ मच मिनट, तो आप क्या आंसर दोगे। जस्ट जनरल 240, हाँ 4 आवर हाउ मच मिनट, मिनट 240। अरे मिनट 60 तो होते हैं, आप 240 कहाँ से। मैं 4 आवर की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, ये जो 0.8 लिखा है ना आपने उसका बताओ मैंने। 4 आवर हाउ मच मिनट, 48 मिनट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, वेरी नाइस। बिकॉज 0.8 का मतलब है इंटू 60, क्योंकि सर 4 को इंटू 60 करूंगा तो 240 मिनट आ जाएगा ना, और मिनट की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि 4 आवर मैंने लिखा है प्रॉपरली। बट ये मिनट में कितना है, तो ये मिनट में कितना है, तो आप 6 8 का कितना होता है, 48 होता है, और ये जो जीरो है ये पॉइंट को कैंसिल कर देगा। तो आप इसको बोल सकते हो सर 4 आवर 48 मिनट, मतलब ऑप्शन में ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी इंफॉर्मेशन होना है, थोड़ा सा। एलसीएम और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, देखो पहली क्वेश्चन में मुझे 2 चीज समझ में आई थी, एलसीएम जरूरी है और थोड़ा सा कन्वर्जन जरूरी है। कभी कभी आपको टाइम डेज में दिया जाएगा और आपको मिलेगा आवर में आंसर, तो मतलब ऑप्शन में आवर में रहेगा, तो आपको कन्वर्जन करना है। चलो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया अपना। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। सर बोलो बोलो। हाँ सर, वो जो आपने 24/5 किया है वो 5 कैसे आया। 24/5, तो हाँ मैं वो पूछ रहा हूँ टाइम राम और शाम का, मैं किसका टाइम पूछ रहा हूँ, राम और शाम का टुगेदर वाला टाइम, कि हाँ जब ये दोनों साथ में काम करेंगे ना तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैंने टाइम इन दोनों का पूछा है तो एफिशिएंसी भी आप राम और शाम का ही यूज करोगे। राम का एफिशिएंसी 3 है, ये श्याम हाँ का एफिशिएंसी 2 है, तो ये मिलके बन गए 5। किया है आपने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलो चलो, तो इसको मैं क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हैं इसमें, ठीक है। तो राम राम ये लेने थे, राम शाम A, B and C can do a piece of work in 10 days, 15 days and 12 days. Okay. चलो टुगेदर वाला टाइम बताओ A, B, C का। चलो थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करूंगा मैं, फिर मैं टाइप पे आ जाऊंगा 4 days। चलो ठीक है, तो बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस
अब मैंने पूछा है टाइम ए बी सी का, 3 लोगों का, तो 3 लोग का पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, मतलब वर्क निकाल लेता हूँ। दैट इज 10, 15, 12. द वर्क विल बी 60. ए का एफिशिएंसी विल बी 6, क्योंकि 60 डिवाइड बाय 10, 60 डिवाइड बाय 15 4, और 60 डिवाइड बाय 12 दैट विल बिकम 5. अब मैं टाइम एबीसी का पूछ रहा हूँ, तो एफिशिएंसी भी एबीसी का ही लूंगा। वर्क है मेरा 60, एफिशिएंसी मेरा 6 प्लस 4 प्लस 5. आप चाहे तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ऐसे लिख देना आप, 60 डिवाइड बाय 15 दैट विल बिकम 4 डेज. अगर सर तीनों लोगों ने साथ में मिलकर किया ना इस काम को, तो 4 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा, अगर तीनों दिन साथ में करते हैं इसका. अच्छा, एक क्लास टाइम चेक करो, पीडीएफ आ गया. तो पीडीएफ आपको आ रहेगा, उसका टाइप नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं. सिंपल क्वेश्चन, वहां पे हेडलाइन होगा, ठीक है. तो शायद मैंने सीता गीता रीता की जगह पे ए बी सी ले लिया, कोई इश्यू नहीं. है ना, क्वेश्चन में आपको सीता गीता रीता दिया है, मैंने ए बी सी ले लिया. वो 3 लड़कियों के नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. ठीक है, चलो अभी मैं जरा आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ जो कि पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऊपर एक्स्ट्रा लिख देना, वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, चलो ओके. एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देना. तो ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, और ए बी सी किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में. क्लियर है सबको क्या गिवन डेटा है? वो 3 टाइम है, ए का, ए बी का और ए बी सी का. और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सी का टाइम कितना लगेगा इस काम को खत्म करने में, और बी को कितना टाइम लगेगा अकेले इस काम को खत्म करने में. अगर वो दोनों बंदे अकेले ये काम करते हैं, कौन, बी और सी, तो इन लोग को अकेले अकेले कितना टाइम लगेगा इंडिविजुअली. एक्स्ट्रा लिख देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं है. जब भी आप एक्स्ट्रा लिखोगे यानी कि वो क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में नहीं है, तो आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. एक्स्ट्रा लिख देना. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अलग अलग, हाँ अलग अलग निकालना है, इसलिए तो मैंने बी और सी को अलग अलग लिखा है ना, अलग अलग निकालना. निकाल लो. तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर टाइम दिया है आपको, आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो, वर्क निकाल रहे हो. क्योंकि सर जब भी टाइम दिया ना, किसी का भी हो, एक अकेले बंदे का हो, 2 बंदे का हो, 3 बंदे का हो, आप उनके टाइम का यूज करके पहले वर्क निकाल लो. वर्क कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम. कितना आएगा वैसे इनका वर्क, 60 आ जाएगा. चलो ठीक है. तो ये किसका टाइम है, तो इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल गई. इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो ए और बी का मिल गया मुझे, और इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ए बी सी का मिल गया. चलो मैंने आपको पूछा क्या है, बी. तो बी का अगर मैंने आपको पूछा है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन, मुझे एफिशिएंसी की तो जरूरत है ना, तो क्या कोई मुझे बता सकता है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2. कैसे समझ में आया, क्योंकि सर ए और बी का एफिशिएंसी अगर 5 है, ए का एफिशिएंसी अगर अकेले का 3 है, तो ये 5 में से 2 किस करेगा. तो आई थिंक मुझे ये बात आपको थोड़ा सा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ये 5 माइनस 3 मैंने कहा से लिखा, ये ए बी है, ये ए है, तो उससे आपको बी मिल गया. और आई थिंक अब जब ये आपको समझ में आ गया, तो आप जानते हो कि ए बी सी में से अगर मैंने ए बी को निकाल दिया तो 5 एफिशिएंसी किसका हो जाएगा. मतलब आपको क्या चीज चाहिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से गिवन डेटा को ऑब्जर्व करो कि सर एलसीएम हम लोगों ने निकाला, एफिशिएंसीज हम लोगों ने निकाली, पर हम लोग को चाहिए टाइम, जिसका टाइम चाहिए उसी की एफिशिएंसी की जरूरत है, और वो मैं इन डेटा से कैसे निकाल सकता हूँ बाहर. तो 260 वर्क है मेरा, बी के एफिशिएंसी 2 है, तो मुझे बी का टाइम कितना मिलेगा, 30. सर सी की एफिशिएंसी 5 है, वर्क 60 है, तो टाइम कितना मिलेगा,
ठीक है, तो कभी कभी आपको इंडिविजुअल पर्सन का नहीं दिया था, मिक्स दिया था, ए बी का भी दिया है, ए बी सी का दिया है, और आपको इंडिविजुअल पर्सन का पूछना है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा अरिथमेटिक में एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें मुझे सिखानी रहती है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करता हूँ। इन केस अगर मैं ज्यादा फास्ट गया तो मुझे जरूर बताना। कर लो। सर एक बार बी और सी का वैल्यू निकाला, वो बोलो ना। बी का और सी का मुझे एक्चुअली टाइम चाहिए था। किसी भी बंदे का टाइम के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए वर्क, एक चाहिए एफिशिएंसी। वर्क तो मेरे पास है, कितना 60 है वर्क मेरा, बट अगर मैंने बी का टाइम पूछा है तो बी की ही एफिशिएंसी की मुझे जरूरत है। और बी का एफिशिएंसी कैसे मिलेगा कि सर अगर ए और बी की जेब में 5 रुपए है और ए की जेब में अगर 3 रुपए आ गया तो बी की जेब में आपको 2 रुपए होगा। इस समय मैं बताऊं कि ए और बी की सर एफिशिएंसी किसी काम को करने की 5 यूनिट है पर डे की, और ए अकेला 3 यूनिट काम कर लेता है, तो बी का कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। तो ए बी में से अगर मैंने ए की एफिशिएंसी को निकाल दिया तो बी मिल जाएगा, और ए बी सी में से जो कि मुझे ऑलरेडी पता है उसमें से अगर मैंने ए बी को निकाल दिया तो मुझे सी मिल जाएगा। तो अगर वर्क मेरा 60 है और एफिशिएंसी मेरा 2 है तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 30। और वर्क मेरा 60 है और एफिशिएंसी सी का अगर 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 12। आई थिंक एकदम सिंपल। बस आपको ये रिलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि किसको किसके साथ, और जब मैं किसी बंदे का टाइम पूछ रहा हूं तो उसी बंदे की एफिशिएंसी की मुझे जरूरत है उस टाइम को निकालने की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। आज कम लोग क्यों आए? चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता हूँ, और 3 एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। टाइप नंबर 1 में बेसिक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। वैसा का वैसे डिस्को क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन। तो आप उसको जरा हेडलाइन दे देना कि डबल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट, डबल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्पेसिफिक हम लोग ये चीज अभी देखेंगे कि डबल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कॉन्सेप्ट है समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले जरा उसका गिवन पढ़ते हैं। गिवन पढ़ो जरा, क्या है फर्स्ट बेंच। तो 20 डेज किसका टाइम दिया है, ए और बी का, दोनों लोगों का। फिर इन 12 डेज, फिर इन 30। चल अब मैं मेरे ख्याल से क्वेश्चन को स्टॉप करता हूँ पढ़ना, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो क्विकली इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले तो टास्क है कि एलसीएम निकालो फटाफट। पक्का 180, 180 20 में भी आता है, 12 में भी आता है, 36 में आता है। चलो 180 बहुत अच्छे। आप लोग का एलसीएम अगर स्ट्रांग है तो एक पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा। चलो 180, तो 180 को 20 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 9, 12 से कर दिया तो 15, और 36 से कर दिया तो 5। ठीक है, कैलकुलेशन आई थिंक मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ टेक्निक की बात करूंगा यहाँ पे। चलो ये हो गया मेरा पूरा सिनारियो, और मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि टाइम ऑफ ए बी एंड इन तीनों को मिला के टाइम कितना लगा। तो अब आप आंसर कैसे निकालें कि सर मुझे किसका टाइम पूछा है, ए बी सी का टाइम पूछा है, तो मुझे एफिशिएंसी की जरूरत है, तो क्या होगा। एबीसी का टाइम पूछा तो मुझे एबीसी की एफिशिएंसी की जरूरत है, तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी।
चलो करने की कोशिश मत करो, पेन से नहीं होगा वो। आप अगर चीजों को कैच कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना पेन से आप नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट या तो पता होता है या तो नहीं पता होता। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे एबीसी का टाइम जानना है तो एबीसी की एफिशिएंसी की जरूरत है, तो एबीसी की एफिशिएंसी क्या होगी? क्या होगी? ये तीनों को प्लस कर दूं, मिल जाएगा एफिशिएंसी। क्यों? डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्यों? पहली बात तो तीनों को प्लस क्यों नहीं कर सकता मैं एबीसी की एफिशिएंसी निकालने के लिए? क्योंकि सर सभी लोग यहाँ पे डबल डबल काम कर रहे हैं, कोई भी सिंगल बंदा नहीं है कि मैं इन तीनों को प्लस करके एफिशिएंसी लिख दूं। बट सर अगर तीनों डबल डबल है, तीनों भी, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो अगर मैंने ये टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो सिंगल पर्सन का मिल जाएगा मुझे। तो ये मुझे, अगर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा, इक्वेशन अगर दिखाने के लिए लिखा, क्योंकि इसका तो आंसर मैं, आप सभी लोग समझ गए डिवाइड बाय 2 का मतलब। तो सर ए बी है, बी और सी है, सी और ए है, इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 29। मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ बीच में, आप समझ जाना। तो अगर सर इन तीनों को मैंने कॉमन 2 निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 को अगर मैं ये साइड भेज दूं तो क्या मुझे एबीसी की एफिशिएंसी मिल जाएगी ना? तो 29/2 क्या होगा? इनका एफिशिएंसी होगा, बराबर है। एबीसी का जो एफिशिएंसी है वो 29/2 है। तो जब भी डबल क्वांटिटी का वैल्यू आए, जो कि अक्सर डबल हो, ए बी भी हो, बी और सी भी हो, सी और तीनों भी डबल डबल बार काउंट हो, तो आप हमेशा उनकी टोटल एफिशिएंसी को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय। क्योंकि सर तीनों जन यहाँ पर, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तीनों लोग यहाँ पे 2-2 बार, तो तीनों में से अगर मैंने 2 से डिवाइड करें तो मिल जाएगा। और इसका आंसर फाइनल क्या मिलेगा? 180 डिवाइड बाय 180, जो कि मेरा वर्क है। एफिशिएंसी मेरे 29/2, 29 मेरा ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम 360 डिवाइड बाय 29। आई थिंक 29 बन द 29 होता है, बचा 7, 70 बना वो। 29 2 जा होता है 58, वो 70 था तो बचा 12/20। तो इसका आंसर है 12/29। आप चाहे तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो दोबारा, बट इसका आंसर है 12 डेज 12/9 आवर, 12/29 आवर। ये डबल रेशियो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों भी। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट से जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा आपको डबल डबल वाला, तुरंत आपको क्या करना है, आपको पता है कि कौन से एरिया को हिट करना है, टारगेट करना है। ये सारे एफिशिएंसी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट्स इट, बात खत्म, हम लोग को आंसर मिल जाएगा फिर। आज इस बैच में आ गया और किसी बैच के हो? अरे फिर इतना लेट क्यों कर दिया? इम्पॉर्टेंट हो गया, 2 बार तो गया। उसको आपको ऑफ से लेने के जाना चाहिए था। चलो ठीक है। तो इसी का थोड़ा सा अगर मैं अपडेटेड वर्जन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना? कि सर डबल रेशियो कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा कुछ इंडिविजुअल बंदे का वैल्यू पूछ लिया तो क्वेश्चन नंबर 4, रुको क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करोगे, बट मैं इसी क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल वैल्यू निकालता हूं। मैं इसी क्वेश्चन में एक इंडिविजुअल वैल्यू निकालता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके हवाले। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने अगर आपको पूछा कि इस क्वेश्चन में ए को अकेले कितना टाइम लगा, तो ए की अकेले की एफिशिएंसी आपको बतानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, जो कि कितना होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज पूछी गई है वो चीज मैं इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि सर अगर ए का अकेले का टाइमिंग पूछा, 5/2 आएगा ए का एफिशिएंसी, तो कैसे निकाला आपने वो बताओ। माइनस बी और सी का एफिशिएंसी एकदम परफेक्ट, कि सर अगर मुझे
ए का एफिशिएंसी जानना है ना, ए का एफिशिएंसी जानना है ना, तो उसके लिए अगर मैं ए बी सी में से बी और सी को माइनस कर दूं तो कौन मिलेगा मुझे, ए ही मिलेगा ना, एकदम सिंपल। तो सर ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 29/2, और बी और सी का एफिशिएंसी तो दिख रहा है ना मुझे, 15 है। तो सर अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 1/2। आप कभी भी इसको माइनस में नहीं लिखो, कभी भी एफिशिएंसी माइनस में नहीं होती है, एफिशिएंसी माइनस में होती है, पर इस केस में नहीं, जब होगी तब मैं आपको अलग समझाऊंगा। कभी रहता है ना कि कोई बिल्डिंग बना रहा है और कोई तोड़ रहा है बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग तोड़ेगा उसकी तो एफिशिएंसी नेगेटिव है ना, क्योंकि वो बना तो रहा ही नहीं है, बट उल्टा तोड़ते जा रहा है, तो उस केस में अलग होगा। बट फिलहाल मैं नेगेटिव कंसिडर नहीं करूंगा। बी और ए और बी सी में से ये आपका हो गया, तो 1/2 आपका आ गया एफिशिएंसी किसका, ए का। ए का एफिशिएंसी अगर हाफ है तो 180 की काम को करने में उसको कितना डेज लग जाएंगे, थ्री 360 डेज लग जाएंगे ना उसको अकेले। अगर ये बंदा काम करेगा ना तो उसको 360 डेज लग जाएंगे इस काम को करने में। ए बी सी 29/2, एक सेकेंड है, एक सेकेंड है, कुछ गड़बड़ है इसमें ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बी और सी का एफिशिएंसी ए बी सी से ज्यादा कैसे हो सकता है। वो क्वेश्चन जरा वापस पढ़ना, यही वैल्यू है क्या। इस क्वेश्चन में ना एरर है कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इस एरर को नहीं चेक करूंगा। एरर है इस क्वेश्चन में, फिलहाल इस क्वेश्चन के एरर को चेक नहीं करूंगा। ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है अगर इंडिविजुअल बंदे का पूछा है। ओके, मैंने खुद से कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। हाँ 180 क्योंकि यूनिट है ना, यूनिट ऑफ वर्क है। अब 180 की जगह पे 360 भी ले, मतलब लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो। और ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अगर मान लो आपको कोई काम दिया है और आप उस काम का आधा ही कर पा रहे हो एक दिन में, तो उस काम को करने में कितना दिन लग जाएगा आपको, 2 दिन लग जाएगा ना, है ना। आधा ही कर पा रहे हो आप एक ही दिन में। मतलब मैंने आपको 10 बुक बोला है बनाने के लिए, आप बना 5 ही बुक रहे हो एक दिन में, तो 10 बुक बनाने के कितने दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। अगर मैंने एक ही बुक बनाने के लिए दिया है आपको और आप आधा ही बुक बना पा रहे हो एक दिन में, तो 2 दिन लग जाएंगे पूरा एक बुक बनाने में। तो एफिशिएंसी हाफ हो सकती है, टाइम ज्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, मैं वैल्यूज पर थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में टाइमिंग क्या दिया है जरा बताना बस इतना। हाँ राम श्याम श्याम मोहन, राम मोहन। 66 और 3 आई थिंक, ठीक है।
तो राम श्याम मोहन का कितना है? राम श्याम मोहन की एफिशिएंसी कितनी? सर 13/2, क्योंकि सर टोटल को करके डिवाइड बाय 2 राम श्याम मोहन की एफिशिएंसी मिल गई। इसका टाइम अगर निकालना चाहो तो 120/13 आ जाएगा। पूरा नहीं निकाल रहा हूं मैं, आप डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120/13। अगर मैं राम श्याम और मोहन की बात करूंगा तो राम की एफिशिएंसी कैसे निकाल पाऊंगा मैं? राम श्याम मोहन में से श्याम और मोहन की एफिशिएंसी निकाल कर, जो कि हो जाएगा 5/2। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ राम मैंने कैसे निकाला? राम श्याम मोहन माइनस श्याम और मोहन। ठीक उसी तरह मैं श्याम की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? राम श्याम मोहन माइनस राम और मोहन। तो 6 और 13 7/2 हो जाएगा। तो 5/2, ये 7/2 और आई थिंक ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब है कि ये 120। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए आपके। ये 2 ऊपर चला जाएगा 120/7, 2 ऊपर चला जाएगा 120/5 का मतलब होता है 24। अब पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और क्वेश्चन में इसके नहीं करने वाला हूँ, तो अच्छे से देख लो और ये 2 क्वेश्चन में जो भी चीजें नहीं समझे दोबारा पूछो। डबल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट, जब डबल डबल बंदे लोग काम कर रहे होंगे तब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हो, ताकि उन सबकी एफिशिएंसी आपको मिल जाए। चलो ठीक है। फिर तो जानते हो कि टाइम कैसे निकालना होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ू, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ू। ठीक है, क्लियर है? तो डबल क्वांटिटी कभी भी एग्जाम में 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालना है। बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ो, मैं रख करूँ अभी, क्लियर है? तो टाइप नंबर 3 पे आता हूं मैं। टाइप नंबर 2 बाद में कवर करेंगे जब अपने पास टाइम भी होगा। तो टाइप नंबर 2 थोड़ा बाद में करेंगे। टाइप नंबर 3 पे आता हूँ, जो पीडीएफ में आपके टाइप नंबर 3 है और कॉन्सेप्ट है आपका आफ्टर वाला। कॉन्सेप्ट का नाम है आफ्टर। व्हेन समवन लीव द वर्क आफ्टर सम डेज ऑफ वर्किंग, मतलब कुछ दिनों के बाद काम शुरू किया है बट काम खत्म होने के पहले कुछ दिन पहले वो छोड़कर चला गया।
काम शुरू होने के कुछ दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया। तो इसका पहला क्वेश्चन जरा गिवन मुझे बताना क्या है जरा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इसके 2-3। आफ्टर एंड बिफोर, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 3 पे आ जाओ, ज्यादा नीचे नहीं है। ए 10 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, बी 15 डेज में। So A leaves the work after 2 days. B continues the work till the completion of it. तो B का बचा हुआ काम B को करने में कितना टाइम लगा, तो इस केस में कौन लेफ्ट हो रहा है? A लेफ्ट हो रहा है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको A और B का टाइम दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वर्क कितना आएगा? 30, एलसीएम 30 है सर, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब बताओ। तो सब लोग पेन डाउन, बुक में अब देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए बी का टाइम और ए 2 डेज बाद लेफ्ट हो रहा है। ए इक्वल टू 2 आफ्टर का मतलब समझ जाओ ए 2 दिन बाद काम छोड़ चुका है। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा? हाँ, एफिशिएंसी इंटू 2 किसका? दोनों का। क्यों? 5 इंटू 2 पर क्यों? क्योंकि हाँ, दोनों दिन काम किया साथ में, तो सर ये जो है 2 दिन ये लोग साथ में थे कि सर यहाँ पर ए भी काम कर रहा है और यहाँ पर बी भी काम कर रहा है, बट बी शुरू से लेकर कहाँ तक है। तो ये मैंने क्या बना लिया, इसका एक छोटा सा डायग्राम समझने के लिए। आप एग्जाम में नहीं बनाओगे, बट ये डायग्राम से मुझे समझना है कि सर ये जो 2 दिन है ना, इसमें ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। तो वर्क डन इन 2 डेज। अब ये 2 डेज कौन से हैं? आपको पता है स्टार्टिंग के 2 डेज है। ये 2 डेज में कौन काम कर रहा है? तो मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम इनटू एफिशिएंसी। सर मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ, तो टाइम 2 हो जाएगा और एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? ए और बी की हो जाएगी। कि स्टार्टिंग के 2 डेज में ए और बी दोनों भी थे। वर्क डन इन 2 डेज बाय ए एंड बी, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन में दोनों थे, तो ये आ जाएगा आपका 10 यूनिट, क्योंकि मैं वर्क का यूनिट जानता नहीं क्या है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपके पास? रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा सर 30 माइनस 10 दैट विल बिकम 20। और ये काम कौन करने वाला है? रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज? तो रिमेनिंग वर्क का जो टाइमिंग है वो बी को कितना लगेगा? 20/2 दैट विल बिकम 10 डेज। सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है टोटल डेज कितना लगा, तो आप बोलोगे 12, क्योंकि सर ये 10 दिन है ना, ये 10 डेज है ना, टोटल तो 12 दिन लगा, रिमेनिंग वर्क करने में भी तो 10 दिन लगे। तो भले आप क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालो, बट वो आंसर कौन सा है? रिमेनिंग वर्क वाला टाइम है, जो बचा हुआ काम बी को करना था ए के जाने के बाद, या फिर टोटल टाइम है सर शुरू के 2 दिन भी थे और बचा हुआ काम बी ने 10 दिन में किया, 12 दिनों की बात कर रहे हैं वो। तो कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो समझना ज्यादा जरूरी है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। एक्चुअली मैं जनरली ऐसे ही सिखाता था लोगों को कि इसमें टाइम नहीं लगता, बट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम आपका शायद टोटल टाइम है कि थोड़ा सा मैं भूल गया अभी। आप हमेशा टोटल वर्क लिख देते हो सबसे पहले। टोटल वर्क कितना है इस क्वेश्चन में? टोटल वर्क कितना है? 30। आफ्टर वाले क्वेश्चन का जो आफ्टर वाले का बंदा कौन है? ए है। तो ए 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 यूनिट का। तो हमेशा आप आफ्टर वाले के वर्क को माइनस लिखोगे। आफ्टर वाला जो क्वेश्चन है उसका अगर आप फॉर्मूला से जा रहे हो, तो आफ्टर जब भी वर्क देखिएगा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे टोटल वर्क को माइनस से इससे डिवाइड कर दोगे, और जो डिनोमिनेटर में आप जिस बंदे को डिवाइड करोगे उसमें आफ्टर वाला बंदा इंक्लूड नहीं कर। जैसे इस क्वेश्चन में आफ्टर वाला बंदा कौन है? तो ए को छोड़ के बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो ये आ गया 24 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 12। तो ये आपका मैं बोलूंगा ये कौन सा है? ये टाइम आपको हमेशा इस फॉर्मूला के थ्रू क्या मिलता है? टोटल टाइम मिलता है। और फॉर्मूला क्या है? कि सर टोटल टाइम निकालना है तो टोटल वर्क माइनस आफ्टर वाले की एफिशिएंसी
डिवाइड बाय जो भी बिफोर वाले बंदे, जो भी बंदे रिमेनिंग है क्वांटिटी में रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ फर्स्ट पेज पे लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कभी कभी वैल्यू को जो मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा तो आप समझ जाओ कि फॉर्मूला जरूरी होगा। मतलब कुछ लोग रहते हैं जिनको फॉर्मूला याद हो जाता है अच्छे जल्दी जल्दी, तो उनके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, वरना कन्वेंशनल मेथड भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। बट आफ्टर वाले बंदे का वर्क है, ऊपर हम लोग हमेशा वर्क लिखेंगे और नीचे हम लोग हमेशा एफिशिएंसी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? आफ्टर वाले बंदे को छोड़ने के बाद जो भी बंदा ग्रुप, कोई भी बंदा। और वर्क कितना? टोटल वर्क। आफ्टर होगा तो माइनस, बिफोर होगा तो प्लस, ये दो ही टर्म होते हैं, आफ्टर का माइनस, बिफोर का प्लस। आप तो लिख दो आफ्टर इज इक्वल टू माइनस। तो ये फॉर्मूला पहले बात तो फर्स्ट पेज पे लिख लो, फॉर आफ्टर कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला है फॉर आफ्टर कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम। इसमें आपको हमेशा टोटल टाइम मिलेगा, रिमेनिंग टाइम आपको, ये 2 डेज थे स्टार्टिंग में तो 2 माइनस करके 10 आपको वैसे मिल जाएगा, बट टोटल टाइम हमेशा मिलेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है? क्या गिवन डेटा है सेकंड क्वेश्चन में? तीन लोग हैं, राम, श्याम, मोहन। 10, 15। तो आई थिंक मैं जानता हूँ इसका 60 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 5, 4। कुछ चीजें आपको दिमाग में रट जाएगी जब आप इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो कुछ चीजों की एफिशिएंसी, कुछ चीज सॉरी वर्क आपको रट जाएगा दिमाग। इतना सेंस देने वाली बात। लेफ्ट कौन हो रहा है? शाम। कितना? आफ्टर 2 डेज। तो शाम यहाँ पर आफ्टर 2 डेज लेफ्ट हो जा रहा है। चलो अब तो मैं यहाँ पर जानता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, बट उसके पहले हम लोग ट्राई करेंगे तो कन्वेंशनल मेथड से जाने, कन्वेंशनल मेथड से भी जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कि सर 2 दिन की बात कर रहा है वो, उसके बाद के बारे में मुझे कोई डेटा नहीं पता कि कितना दिन है। सर 2 दिन तक शाम है, पर राम और मोहन जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम कर रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि राम या शाम में से कोई बंदा ग्रुप से लेफ्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा सर ये जो 2 दिन है ना, ये तीनों लोग भी दिख रहे हैं मुझे, तो सर वर्क कितना होगा स्टार्टिंग के 2 डेज में? तो आप बोलोगे सर 2 डेज आपका टाइम है, और एफिशिएंसी क्योंकि तीनों भी लोग साथ में तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 यूनिट। ये 30 यूनिट कब का है? 2 डेज बाय राम, श्याम और मोहन। आप लिखना है तो डिस्क्राइब कर देना। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है आपका? क्योंकि 60 माइनस 30 हो जाएगा तो 30 ही बचेगा। और अब जो टाइम, जो बंदे लोग इस काम को खत्म करने वाले कौन है? वो बंदे राम और मोहन है। तो राम और मोहन को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 3 डेज। क्योंकि बच्चा मतलब उनका एफिशिएंसी जो है वो आपका
10 है। तो टोटल टाइम कितना लगा इस काम को खत्म करने में? 5 डेज लगा। चलो फॉर्मूला से जाते हैं। फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो टोटल वर्क है मेरा 60, कौन छोड़कर जा रहा है? शाम। शाम 2, शाम का एफिशिएंसी 5, तो कितना हो गया उसका वर्क? 10 हो गया। कौन लेफ्ट हो रहा है इस ग्रुप को? शाम। तो बचा कौन? राम और मोहन की एफिशिएंसी जो कि है 10। तो 50 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 5। तो आपको टोटल डेज के नाम पे 5 डेज यहाँ पे भी बहुत जल्दी मिल गया। इसीलिए मैं जनरली फॉर्मूला सिखाता नहीं हूँ, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा सा जिन लोगों को याद हो जाती है ना चीजें, तो फॉर्मूला आई थिंक लेंदी नहीं। अगर मैं यहाँ पे बिफोर लिखूंगा तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगा बस। आई थिंक फॉर्मूला उतना लेंदी नहीं। बस हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये टोटल डेज है, टोटल टाइम है ये। तो अगर आपको रिमेनिंग निकालना है तो जितने भी डेज के बारे में बता, मतलब 2 डेज निकाल दो, बचेगा आपका। ये कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल मेथड है कि आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाना है। कितने दिन काम हुआ है, कितने लोगों ने किया है इस काम को, कितना काम हुआ 2 दिन में 30 यूनिट, बच्चा कितना काम 30 यूनिट, इस काम को कौन करने वाला काम। तो थोड़ा सा उसमें डेटा आपको लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा वो। एग्जाम में अगर मेरे पास ऑप्शन है किसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, अगर मेरे पास उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है और अगर आप वो शॉर्टकट मेथड याद कर सकते हो तो याद कर लो। मान लो अगर ये याद नहीं करना है तो कन्वेंशनल तो है ही, बट ये थोड़ा टाइम लेगा ना आपको। अभी मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ। अगर टोटल रिमेनिंग पूछा है और आपने टोटल टाइम निकाल लिया, कितना हो गया 5, आपको 2 डेज आफ्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, तो 2 डेज इसमें से निकाल देना, 3 आ जाएगा फिर। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन का जरा डेटा बताना मुझे। ABC, ABC 10, 15 and 20, I think 60, 6, 4, 3। कुछ डेटा जो है आपको धीरे धीरे वो दिमाग में रट जाए। चलो कौन कौन इसमें लेफ्ट हो रहा है जरा उसके बाद उसका नाम बताना। A after 2, A after 2 days और B after, चलो अब इसमें एक बंदा नहीं है, अब इसमें कितने बंदे टोटल? 2 बंदे हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला से जाता हूँ, फॉर्मूला से अगर मैं सपोज जाता हूँ तो टोटल वर्क कितना है इस क्वेश्चन का? 60 है। 2 लोग आफ्टर वाला है, 2 लोग आफ्टर वाला, तो A 2 और ये आ जाएगा आपका 6, तो कितना हो गया वो 12। B का 3 है और एफिशिएंसी 4 है, तो कितना आ जाएगा आपका 12, बराबर है। ओके ओके, यहाँ पे फॉर्मूला ठीक है। ए का वर्क जो कि उसने 2 दिन में किया है विद एफिशिएंसी ऑफ 6, और बी का वर्क 3 डेज में 4 की एफिशिएंसी से किया जाने वाला वर्क। और नीचे किसको लिखूंगा? सिर्फ सी, क्योंकि आफ्टर वाले लोग नीचे नहीं लिखे जाते। सी का कितना आएगा? 3 आएगा, ये बन जाएगा आपका 24, 24 माइनस दिस विल बिकम 36 डिवाइड बाय 3। पूरा काम जो है 12 दिन में हुआ है। और अगर मैंने रिमेनिंग डेज पूछा होता ना तो 9 होता। क्यों?
क्योंकि स्टार्टिंग 2 डेज के बारे में मुझे ए बता रहा है और स्टार्टिंग 3 डेज के बारे में मुझे बी बता रहा है, बट वो स्टार्टिंग 3 डेज है ना, तो ये 2 दिन तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना उसमें, और बाकी के दिन मुझे नहीं पता। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा आपका। तो अगर रिमेनिंग वर्क पूछा तो मैं कितना बोलता, 9 डेज बोलता, 12 माइनस 3 करके, 5 नहीं माइनस करता, 3 माइनस करता। अब कन्वेंशनल मेथड जाता हूँ, सर 2 दिन तक ए ने काम किया, एक्चुअली 2 दिन तक ए बी सी तीनों ने काम किया, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा, 2 into 13, दैट विल बिकम 26। सर ये जो एक दिन और बचा ना, ये जो एक दिन और बचा, इसका वर्क कितना होगा, कौन कर रहा है इस वर्क को, बी और सी। ए तो नहीं कर रहा है क्योंकि ए तो छोड़ चुका है अब काम, स्टार्टिंग के 2 दिन में छोड़ चुका है, तो अब बी और सी मतलब 7, और ये टोटल कितना हो गया, इन 3 डेज बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 27। इस काम को कौन करने वाला है, सी, क्योंकि ए बी दोनों छोड़ चुके हैं, तो 27 डिवाइड बाय 3, दैट विल बिकम, क्या ये आंसर मुझे काफी पहले नहीं मिल चुका था, है ना। तो कन्वेंशनल मेथड थोड़ा टाइम जरूर लेता है, तो कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा है समझने के लिए, पर कॉम्पिटिटिव के हिसाब से वो मेथड यूज करना आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा टाइम का वेस्टेज है ना वो। फॉर्मूला याद करना थोड़ा रिस्की जरूर होता है, बट आई थिंक टाइम एंड वर्क में मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला ही नहीं सिखाने वाला हूँ। आफ्टर वर्ड जहाँ पे दिखा ये फॉर्मूला यूज कर, अगर आपको इस फॉर्मूला में कुछ और डिस्क्राइब करना है तो आप अपने लैंग्वेज में उसको करो। चलो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं मैं, फटाफट आंसर निकाल के बताओगे आप लोग, इसको पहले लिख लो अच्छे से। तो कन्वेंशनल मेथड अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा स्किप करना, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन, बट थोड़ा सा आप फॉर्मूला के ऊपर जाओ, क्योंकि फॉर्मूला काफी सिंपल है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्वांटिटी, बस वर्क क्या लेना है और क्वांटिटी, सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो क्या लेना है आपको पता होना चाहिए। तो चलो दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। तो ए बी सी दोनों क्वेश्चन के लिए टाइम सेम है, मैं सिर्फ आफ्टर वाले में थोड़ा चेंज करता हूँ। और पहला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि ए एंड बी
2 days and 3 days after. एंड सेकेंड वाला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि B and C 3 and 4 days after. ठीक है, दोनों के लिए डेटा सेम है, सिर्फ उनका आफ्टर वाला जो कंडीशन है वो अलग अलग। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, अगर आपको भी आंसर मिल रहा है जल्दी जल्दी तो मुझे इसका आंसर बताना। दोनों को अलग अलग निकालना है, अलग अलग क्वेश्चन है ना दोनों। ठीक है, ये ऐसे कुछ टॉपिक है ना जो आप मेंस एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करते हो, तो बेटर रहेगा कि हम लोग हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें और शॉर्टकट वे में आंसर निकालने का हमेशा ट्राई करें। 21 और 8 आ रही है। आप टोटल टाइम बता रहे हो या रिमेनिंग? टोटल, रिमेनिंग वाला मतलब टोटल से माइनस करके बता रहे हो ना आप? ऊपर वाले में आपने टोटल से क्या माइनस किया? ऊपर वाले को पाए पाया या 5 माइनस किया? रॉन्ग है ना। अच्छा, वो कन्वेंशनल मेथड से किया, ओके। तब तो आपको रिमेनिंग वर्क ही मिला होगा ना, तब तो माइनस माइनस करने की जरूरत। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी का आंसर आया क्या? दोनों? और दोनों में मैं पूछ सकता हूँ, आप लोग जो भी आंसर निकालोगे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है। ठीक है, अगर फॉर्मूला से जाते हो तो आपको टोटल मिलता है, अगर रिमेनिंग पूछा मैंने तो आपको क्या माइनस करना है वो पता होना चाहिए। और कन्वेंशनल से जाना है तो ठीक है, बट उससे आपको रिमेनिंग मिलेगा। टोटल पूछा है तो आपको प्लस करने आना चाहिए। चलो चलो, एटलीस्ट मैं 4-5 लोगों का आंसर सुनना चाहूंगा। आपका हो गया, आपका हो गया और आपका भी हो गया। ओके चलो ठीक है। ऑनलाइन में कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। अगर मैं फॉर्मूला से जाता हूँ, अगर किसी को कन्वेंशनल मेथड चाहिए तो बताना, मैं कन्वेंशनल से सॉल्व करूंगा। फिलहाल मैं दोनों को फॉर्मूला सॉल्व करता हूँ। टोटल टाइम मुझे अगर निकालना है तो मैं निकालूंगा सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो यानी किसका इसका आंसर 90 आया, और 3। तो 90 माइनस करूंगा मैं, क्योंकि आफ्टर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर हमेशा माइनस होता है। 2 days with the efficiency of 6, that means 12. 3 days with the efficiency of 2, that means 6. और आपका डिवाइड होगा सी, क्योंकि सी काम को छोड़ नहीं रहा है, बाकी सबने छोड़ दिया। तो ये आई थिंक हो जाएगा 72/3। 24 आपका टोटल टाइम, करेक्ट। अगर मैंने रिमेनिंग टाइम पूछा होता, तो आप क्या बोलते? -3 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर ये स्टार्टिंग के 2 डेज है, ये स्टार्टिंग के 3 डेज है, तो इसमें +3 नहीं हो जाएगा ना। ये 2 और ये 3, ये टोटल 3 डेज ही होगा, स्टार्टिंग 2 एंड स्टार्टिंग। तो आप -3 करके आंसर बोलोगे कि सर टोटल 21 डेज सी को अकेले काम करना पड़ा, बचे हुए काम को सी को अकेले 21 डेज में इस काम को खत्म करना। तो 21 इज रिमेनिंग एंड 24 इज टोटल। अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर पूछूं तो फटाफट अगर मैं निकालने जाऊं तो 90 -3 2 6, 4 3 12 डिवाइड बाय 6, क्योंकि ए छोड़कर नहीं जा रहा है, बाकी दोनों ने छोड़ दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 72/6। 12 आपका टोटल टाइम, और रिमेनिंग टाइम की बात करो तो कितना बोलोगे आप? 4 -4 ना, -4 का मतलब 8 डेज आ जाएगा।
ये रिमेनिंग वर्क किसने किया, वैसे ए ने किया। तो आपको क्लियरिटी ऑफ वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किस वैल्यू का क्या डेटा है। ठीक, इसी तरह बिफोर वाला क्वेश्चन भी। फिर बिफोर वाले में आप क्या करते हो कि जब आप टोटल टाइम निकालोगे तो आप टोटल वर्क के साथ में आप हमेशा प्लस करोगे बिफोर के वर्क। और यहाँ पर आफ्टर वाला क्वेश्चन, आफ्टर वाले बंदे को छोड़कर सब बन जाएगा। बिफोर वाले बंदे का एफिशिएंसी आप नीचे डिवाइड करते हो। ठीक है, फिलहाल उसका जो पहला वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए लिखे, दोनों आंसर लिखे हो गए। ये फॉर्मूला जरा आप लिख देना, मतलब वही फर्स्ट पेज पे, कि बिफोर वाले में आप जो वर्क है वो हमेशा प्लस करते हो, और क्वांटिटी तो सब मतलब एफिशिएंसी सबकी आ जाएगी। एफिशिएंसी जो है वो तो सबकी आ जाएगी, बट उसमें आफ्टर वाले बंदे एक्सक्लूड हो जाएंगे, मतलब बिफोर वाले बंदे चलते हैं, बिफोर वाले बंदे हमेशा नीचे लिखते हैं। मुझे दो कॉन्सेप्ट और लेना है, एक बिफोर वाला, एक ऑल्टरनेटिव वाला। तो आई थिंक मैं थोड़ा, अगर थोड़ा सा स्पीड जा रहा होगा तो मुझे बता देना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। ए 2 डेज, बी 3 डेज, बी 3 डेज, सी 4 डेज, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, डेटा अलग अलग है ना दोनों का। मैंने उसका पैटर्न सेम दिया था, टाइम सेम दिया था, मैंने गिवन वैल्यू सेम दिया था, बट मैंने रिक्वायरमेंट अलग अलग थी दोनों। इसका रिक्वायरमेंट अलग था, कंडीशन अलग था, इसका कंडीशन अलग था। इसमें जो है सी काम कर रहा था अकेले रिमेनिंग वर्क, और इसमें ए काम कर रहा था रिमेनिंग वर्क। इसमें दोनों अलग अलग। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ते, थोड़ा सा अलग है। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है उसमें? 10 और 15 डेज में, ठीक है। तो ये जो 8 डेज है ये कौन है? 8 डेज है, किसका टाइम है? पढ़ो खुद से। ए और बी का टाइम है सर। ये जो 8 डेज है ना, ये एक्चुअली ए और बी का टोटल टाइम नहीं है सर, मैं भी गलत ही बोल रहा हूँ। और ए और बी का टोटल टाइम नहीं है, ये 8 डेज वो डेज है जब बी कुछ दिन पहले इस काम को छोड़कर चला गया, तो काम टोटल 8 डेज में कंप्लीट हुआ। अगर ये दोनों ने साथ में इस काम को किया होता तो देखो इन सात का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 30 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 5। सॉरी, 30 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 6 होता है। यार 8 डेज क्यों, 8 डेज क्यों लगे? बिकॉज बी लीव बिफोर सम डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने के कुछ दिन पहले बी छोड़ चुका था। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में समझाने जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डेज में काम खत्म हो चुका है। पर ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, पर बी के बारे में मुझे नहीं पता उसने कितने दिन काम किया। बी के बारे में मुझे नहीं पता कि उसने कितने दिनों तक काम किया, इसलिए मैंने बी का वहां पर नहीं मेंशन किया, क्योंकि बी का मैं नहीं जानता। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में। तो अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से जाऊं तो मैं बोलूंगा कि सर ए ने कितना वर्क किया, पहले बात तो वो निकाल लो। आप जानते हो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ए का, ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन विद द एफिशिएंसी ऑफ 3। तो सर ए ने 24 यूनिट का काम कर लिया। तो सर जो बचा हुआ काम था, रिमेनिंग जो वर्क था, वो था आपका 6 यूनिट, क्योंकि 30 टोटल है, 24 ए ने कर दिया, बचा हुआ काम 6 है। तो इस काम को किसने किया होगा? सर ऑफकोर्स बी ने किया होगा। कितने दिनों में? सर 3 दिन। मतलब
बी जो है सिर्फ स्टार्टिंग के 3 दिन में था, बट आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि बी कितने दिन था। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि बी हाउ मेनी डेज लेफ्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द मंथ। बिफोर का मतलब कितने दिन पहले छोड़ कर गया वो, कितने दिन बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज की बात नहीं कर रहा, बिफोर हाउ मेनी डेज। बिफोर आपको हमेशा पीछे के दिनों के बारे में बताता है या पीछे के दिनों के बारे में पूछता है कि काम यहाँ पर खत्म हुआ तो उसने कब छोड़ा था काम, 1 2 3 4 5 दिन पहले उसने काम छोड़ा था, 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 5 दिन पहले। तो बिफोर वर्ड और आफ्टर वर्ड, आफ्टर वर्ड ऑलवेज गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टिंग डेज एंड बिफोर जो वर्ड है हमेशा लास्ट के डेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो बी डेज लेफ्ट, बी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर। आंसर क्या आएगा, 5 डेज आपका आंसर आएगा, 5 डेज बिफोर बी लेफ्ट, या 3 डेज आफ्टर बी लेफ्ट, बट आफ्टर मुझे नहीं पूछा था, मुझे बिफोर पूछा था, तो 5 डेज मैंने लिख दिया। फॉर्मूला से भी आंसर मिल सकता है। अच्छा, फर्स्ट पेज पे लिख दिया फॉर्मूला। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, मम्मी कुछ घर पे काम वाम नहीं देती आपको, इतना फुर्सत है आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला से जाना चाहता, बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी टोटल टाइम दिया है जो कि मैं हमेशा फॉर्मूला से निकालता हूँ, तो टोटल टाइम मेरे पास ऑलरेडी है, टोटल वर्क मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर मैं हमेशा उस बंदे का वर्क लिखता हूँ जो बंदा ग्रुप छोड़कर जा रहा है, और यहाँ पे प्लस लिख दूंगा ना क्योंकि प्लस बिफोर में प्लस होता है। तो बी का एफिशिएंसी 2 है, पर वो कितने दिन काम किया मैं वो नहीं जानता, उसने कितने दिन काम किया मैं वो नहीं जानता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा। और नीचे आप हमेशा क्या लिखते हो, आफ्टर वाले को छोड़कर जितने भी बंदे हैं, तो इसमें आफ्टर वाला कोई है ही नहीं, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये मेरा फॉर्मूला 5 इधर आ जाएगा, 40 इक्वल्स टू 30, ये 2x लिख देता हूँ मैं, 30 इधर आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू 2x, और x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 5 डेज। अब ये 5 कौन सा है, क्योंकि मैं बिफोर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो बिफोर के बारे में बता रहा है कि 5 ने 5 दिन पहले छोड़कर गया है, 5 दिन काम नहीं किया उसने, 5 दिन पहले छोड़कर गया है वो। अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हैं, फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस आ गया, और नीचे बिफोर वाले लोग भी इंक्लूड होते हैं, फिर आफ्टर वाले इंक्लूड नहीं होते, बस। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डेटा बताना मुझे जरा, एबीसी 54 एंड 70, 72, और आफ्टर वाला क्या कंडीशन है,
कि दोनों भी डेटा बिफोर के बारे में है, कि ए 8 days बिफोर, बी 12 days बिफोर, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वेंशनल मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पहली बात तो डायग्राम में क्या बनाऊंगा। अगर कन्वेंशनल मेथड से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो डायग्राम में क्या बनाऊंगा, क्योंकि बिफोर जो है वो लास्ट के दिनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये जो 8 और 12 है वो आखिरी के दिन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बारे में मुझे ए ने बताया, और बी ने बताया कि सर लास्ट से 12 दिन थे, तो ये तो 8 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और 1 2 3 4 टोटल हो गए 12। इसके पहले कितने दिन थे मुझे नहीं पता, इसके पहले कितने दिन थे मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बात पता है कि सर ए ने लास्ट के 8 डेज काम नहीं किया, मतलब उसने ये 4 दिन और स्टार्टिंग से काम किया होगा, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ये 8 दिन नहीं काम किया उसने। बी ने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक काम किया क्योंकि उसने 12 दिन काम नहीं किया लास्ट, और सी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम किया। अब देखो डायग्राम देख लो और पहले मुझे बता दो, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो अब आपको दिख रहा है कि इन 12 दिनों में कौन कौन कितना कितना दिन काम करता है, और जो बचा हुआ काम होगा वो इन तीनों ने मिलकर इस दिन में किया होगा, जो भी आपको मिलेगा। बिफोर जो है हमेशा आपको लास्ट के दिनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या दिख रहा है मुझे, सर ये 12 दिन में ना सी 8 दिन अकेले काम कर रहा है और 4 दिन दोनों दिन साथ में काम कर रहा है, तो मैं काम कर लेता हूँ कि पहले ए का वर्क निकाल। ए ने कितना वर्क किया है, सर ए ने 4 दिन काम किया है, एक्चुअली उसने बहुत दिन काम किया बट मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता तो मैं नहीं निकालूंगा। 4 दिन काम किया है विद द एफिशिएंसी ऑफ, चलो तो मैं निकालेंगे एलसीएम कितना आएगा, चलो चलो निकालो निकालो एलसीएम कितना आएगा। देखो मैं जरा आप लोग का एलसीएम निकालना कितना अच्छा है। 430 नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है, एलसीएम नहीं आएगा। आप ये बता सकते हो कि इन तीनों के टेबल में भी 432 आ जाए, बट एलसीएम अगर मैंने पूछा तो वो रॉन्ग। इन तीनों के टेबल में 432 जरूर आता है, बट एलसीएम 432 नहीं है। 216 216 है इसका प्रॉपर एलसीएम, 6 4 और 3। अब आपने एलसीएम प्रैक्टिस कितना करना है वो आप अब समझ रहे हो। तो इन्हें कितना काम किया, सर इन्हें 4 दिन काम किया विद द एफिशिएंसी ऑफ 6, दैट विल बिकम 24 यूनिट इन दैट 4 डेज। सर सी ने कितना काम किया, सी ने काम किया है सर पूरे 12 दिन काम किए उसने with the efficiency of 3, that will become 36 unit on, and total will be 60 unit। ये 60 यूनिट जो है आखिरी के 12 दिनों में हो चुकी by A and C in some days and some days। The remaining work will be done in these days by B, A and C, because ये तीनों भी मुझे दिख रहे हैं इन जगहों पे। आई थिंक मैंने वो डायग्राम में वो कैसे ड्रॉ किया वो क्लियर है ना। यहाँ से सबको स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया उन्होंने स्टार्टिंग नहीं किया साथ, स्टार्ट तीनों ने साथ में किया था, कुछ दिन पहले लोग छोड़कर चले गए। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास, रिमेनिंग वर्क बचा 216 माइनस 60, दैट विल बिकम 156। और ये काम कौन करने वाला है, ये काम ए बी और सी तीनों साथ में करेंगे। वर्क है मेरा 216, तीनों जन साथ में है तो एफिशिएंसी है 13, तो 13 बन गया, 13 बचा कितना 8 बचा, 86 बन गया वो, सॉरी 216 क्यों लिख रहा हूँ मैं, रिमेनिंग वर्क आपका 156 है ना, रिमेनिंग वर्क आपका 156 है ना। ये रिमेनिंग वर्क का टाइम निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो रिमेनिंग वर्क ही लिखूंगा मैं। तो रिमेनिंग वर्क 156 है, तो कितना दिन लगा, 13 वन 13 बचा 226, तो 13 2 जा 26, 12। ये कौन से 12 डेज है, शुरू के 12 दिन है। अगर मैंने टोटल टाइम पूछा तो 24। अब अगर मैंने इसको फॉर्मूला से निकाला, चलो तो एक काम करो, लिख लो, पहले लिख लो, समझ लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, फिर हम जरा फॉर्मूला से निकाल के देखो।
नहीं 4 लिया नहीं है, 8 को छोड़ दिया है। आप आफ्टर में दिन काउंट करते हो ऐसे कि मैंने वो काम किया, कि मैंने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो मैंने 4 दिन काम किया। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, मतलब मैंने 4 दिन काम नहीं किए, इसीलिए मैंने ए का 8 डेज छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ए डज नॉट वर्क ऑन दीज 8 डेज। ये 8 दिन के पहले ही काम किए। बिफोर मतलब समझ में आ रहा है? बिफोर वर्ड कि व्हेन यू लेफ्ट द वर्क बिफोर सम डेज, तो बिफोर सम डेज कितना है? 8 है। वो डेज आपने काम नहीं किया है। बी ने 12 दिन काम पहले छोड़कर घर चला गया वो, तो ये 12 दिन बी ने काम नहीं किया, इसलिए मैंने इन 12 दिनों में बी को इंक्लूड ही नहीं किया। ये क्लियर है? चलो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 100 दिन काम करने किसी कंपनी, 100 दिन आपको काम करना, पर आप आफ्टर 20 डेज लेफ्ट हो गए, तो आपने कितने दिन काम किए? हाँ हाँ, अरे आफ्टर 20 डेज लेफ्ट हो गए यार, तो 20 दिन काम किया ना आपने, और कितने दिन काम नहीं किया? 80 डेज काम किया। अगर मैं आपको बोलूं यू लेफ्ट द वर्क 80 डेज बिफोर, अब आपने कितने दिन काम किए? 20 डेज ही ना। अब आपको समझ में आया कि मैं 80 डेज के बारे में क्या बोल रहा हूँ? यू लेफ्ट द वर्क 80 डेज बिफोर, मतलब 80 दिन आपने काम नहीं किया। तो बिफोर आपको वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिस दिन आपने वर्क नहीं किया होता है, और लास्ट के बारे में, आखिरी के दिनों के बारे में बताता है। तो उन 12 दिनों में ए और सी ही काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे वो निकाल लिया मैंने। बचा हुआ काम शुरू के दिनों में हो रहा था, और शुरू के दिनों में कौन काम कर रहा है वो मुझे डायग्राम के थ्रू क्लियर समझ में आ रहा है। पहले हाँ, मुझे नहीं पता ना कितने दिन है टोटल, इसलिए तो मैंने वहां पे एक्स लिखा है। एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है कि लास्ट में 12 दिन थे। ये कैसे पता चला? तो क्वेश्चन में बताया गया कि बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो आखिरी के 12 दिन थे। 12 दिन के पहले कितने दिन थे मुझे कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब ये 12 दिन में ए ने कितने दिन काम किया है? क्योंकि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया था। सिर्फ ये 8 दिन ना, इसके पहले जितने भी दिन थे उसमें तो ए ने काम किए होंगे ना। तो अगर मैं ये 8 डेज का एक्सक्लूड कर दूं तो ये सारे दिन ए ने काम किए, तो इसीलिए ए का 4 दिन है। इन 8 में से नहीं, इन 12 में से ए ने 4 दिन काम किया। वो 8 नहीं है, वो टोटल 12 है। उन 12 में से 8 दिन छोड़ दो तो ए ने बाकी सारे दिन काम किया। सी का क्योंकि कोई डेटा ही नहीं दिया है कि सी ने कब लेफ्ट किया, तो सी शुरू से लेकर लास्ट तक था, क्योंकि सी के बारे में तो ऐसा कहा ही नहीं गया ना किसी ने बीच में लेफ्ट कर दिया। 12, ये 12 जो है वो रिमेनिंग वर्क करता है। ये 12 क्योंकि आपको कितने डेज के बारे में इंफॉर्मेशन डायग्राम में? 12 दिनों के बाद, तो आप 12 दिनों का ही वर्क निकाल पाओगे ना। और सी आपको पूरे 12 के 12 दिन दिख रहा है, तो सी का 12 टाइम है, ये टाइम है, और ये एफिशिएंसी। इसलिए डायग्राम में थोड़ा सा कैसा है ना कि आप ज्यादा टाइम नहीं दोगे तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है, पर समझना जरूरी है। समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं अगर इसको फॉर्मूला सॉल्व करूँ, अभी ट्राई करूँ, इस तरफ कर दूं। अगर मैं अब फॉर्मूला से गया, क्योंकि अब मुझे फॉर्मूला में टोटल टाइम मिलने वाला है। टोटल टाइम वैसे मुझे कितना मिला इस क्वेश्चन में? नहीं, 24 मिला है, टोटल टाइम मिलेगा। टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला है कि वर्क है मेरा 216। इस काम को दोनों लोगों ने बिफोर में छोड़ा है तो मैं प्लस लिखूंगा,
प्लस कितना 8 दिन में इसने किया है 6 यूनिट से काम, मतलब 8 6 48, और बी ने 12 दिन विथ 4 मतलब 48, और डिवाइड किससे करूं मैं, डिवाइड किसकी एफिशिएंसी करूं, तीनों से, क्योंकि कोई भी काम को छोड़ रहा नहीं है आफ्टर वाले केस में, बिफोर वाले सारे बंदे चलेंगे इसमें, तो 30। अगर मैं इसका आंसर निकालूं कितना आ जाएगा, ये होता है 96। 96 का मतलब 4 कम कर दो आप, तो 13 2 जा होता है 26 बचा 5 52 बना वो, और 13 4 जा होता है 52, तो मुझे 24 डेज, वो टोटल टाइम। रिमेनिंग टाइम पूछूं मैं, तो आप बोलोगे सर 12 दिनों के बारे में मैं जानता हूँ ना, तो 12 दिन माइनस कर दो इसमें से। और इसमें जनरली बिफोर में रिमेनिंग टाइम नहीं पूछा था, क्योंकि इसमें रिमेनिंग नहीं होता है, इसमें होता है कि स्टार्टिंग के कितने डेज से, इसमें रिमेनिंग केस नहीं बनता। चलो दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, डेटा निकाल लो। आई थिंक फॉर्मूला से जाओगे अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी निकलेगा आंसर, कि आफ्टर ऑल हम लोग का वही तो टारगेट है, फटाफट निकल जाए आंसर।
चलो 120 प्लस 3 6 जा 18 एंड 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 30 क्योंकि सब लोग आ जाएंगे। और कितना हो जाएगा ये 154 डिवाइड बाय 13। तो आई थिंक ये थोड़ा सा 1 1 ये टोटल टाइम है। अगर मैंने पूछा होता कि रिमेनिंग टाइम कितना है तो माइनस कितना करते 4 ना, क्योंकि टोटल 4 डेज के बारे में ही तो बताया ना आपको। तो कितना आ जाता आपका, इसमें जनरल रिमेनिंग टाइम नहीं पूछा था, बिफोर वाले में रिमेनिंग टाइम नहीं पूछा था क्योंकि रिमेनिंग टाइम नहीं होता। कितना 120 प्लस ठीक है। दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट आप दोनों क्वेश्चन में दोनों भी डेटा मिक्स हो गए, दोनों टर्म मिक्स हो गए। एक बिफोर की बात कर रहे हैं, एक आफ्टर की बात कर रहा है। सपोज अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, चलो पहले इसका मैं जरा एक सॉल्व कर देता हूँ। सपोज अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, बिफोर मुझे बताता है आखिरी में कितने दिन थे, तो ये बता रहा है कि सर लास्ट में 3 दिन थे जिसमें मैंने काम नहीं किया। बी बता रहे हैं सर शुरू के 4 दिन थे जिसमें मैंने काम किया है, और बीच में कितने दिन थे मुझे नहीं पता मुझे कोई आइडिया नहीं बीच में कितने। ए ने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक काम किया क्योंकि लास्ट के 3 दिन नहीं था ये, और सी ने स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंडिंग तक काम किया, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आपको दिख रहा है कि सर जो 7 दिन है, उन 7 दिन में ए बी सी ये चारों दिन काम कर रहे हैं, सी ये 3 दिन काम कर रहा है, बाकी का जो काम बच जाएगा वो इन दिनों में होगा जहां पर ए और सी साथ में। ठीक है। और अगर मैं इसका आंसर फॉर्मूला से निकालना चाहूँ तो टोटल टाइम का फॉर्मूला है टोटल वर्क। पहले बिफोर है तो मैं प्लस लिख देता हूँ, 3 8 जा 18, और आफ्टर है तो मैं माइनस लिख देता हूँ, 4 4 जा 16, और डिवाइड किससे करूंगा मैं 9 से, क्योंकि आफ्टर निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, बचा कौन ए और 3 9, तो 122 बोलते हो राइट है। 122 बाय 9 ये आ जाएगा 9 1 जा 9, बचा 332, 9 3 जा 27 5 बाय 9। ये जो 13 5 बाय 9 है ये टोटल है। अगर आपको ये पूछा होगा ना कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर ये 4 दिन तो था वो, और ये भी दिन था, सिर्फ 3 दिन नहीं था ना, तो ये 3 दिन इससे से माइनस कर देना। सर ये जो लास्ट के 3 डेज और स्टार्टिंग के 4 डेज है, अगर मैं निकाल दूं तो ये कितने डेज है, -7 कर दूं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन से रिक्वायरमेंट के लिए मुझे किसको किससे प्लस कर रहा है, किसको किससे माइनस कर रहा है। एक क्वेश्चन मैंने डायग्राम के साथ में आपको सब बना के दिया, एक क्वेश्चन आप लोग बना लो। इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई थिंक मैं और कोई टाइप आज कवर नहीं करूंगा। तो एक छोटा सा टाइप कवर कर सकते हैं, टाइप नंबर 2 जो मैंने बोला कि बाद में करेंगे, वो एक छोटा सा कर लेते हैं।
9 4/13, तो मे भी अगर 3 लेक्चर लगेंगे फिर भी हम लोग टाइम एंड वर्क कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हम लोग मेंस के एग्जाम में जरूर कवर करते हैं टॉपिक। इस क्वेश्चन को हम लोग मेंस एग्जाम में जरूर ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर एक लेक्चर लगे तो जरूर लेंगे हम लोग। ओके, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो फिर मैं बोलूंगा कि सर टोटल वर्क जो है वो 120 है, बिफोर है तो प्लस कर दो, 4 4 16, आफ्टर है तो माइनस कर दो 15, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 80 छोड़कर ए बी को ले लो 10, तो ये हो जाएंगे 121 डिवाइड बाय 10, तो 12.1 तो वैसे भी दिख रहा है मुझे, पर मान लो 12 1/10, ये दोनों भी आंसर 12.1 या 12 1/10 जो भी आंसर होगा आपको वैसे लिख सकते हो। अगर मैंने पूछा कि ए ने कितना दिन, सॉरी बी ने कितना दिन काम किया इसमें, तो आप क्या बोलोगे 8.1, क्योंकि सर आखिरी के 4 डेज नहीं था ना वो, बाकी तो दिन था, तो 8 पॉइंट, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको आंसर जो है देने आना है। चलो ठीक है, इसमें अभी ऑल्टरनेटिव टाइप है, ऑल्टरनेटिव है, एफिशिएंसी वाला है, वेजेस वाला है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, बहुत सारे टाइप है जो कि आपको पीडीएफ में नजर भी आ रहे हैं। बट आई थिंक मैंने आज जो 3 चीजें कॉन्सेप्ट कवर की, उसके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्टरनेटिव भी एक टाइप है, वेजेस भी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइप वाइज जा रहे हो तो कॉन्सेप्ट सारे कवर होने जरूरी होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले पे है, मैन वुमेन चिल्ड्रेन जो अलग अलग पर्सनालिटी होती है उनके बारे में है, तो डेटाज आपको काफी दिए, हम लोग धीरे धीरे जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट जो भी कॉन्सेप्ट हो एटलीस्ट उसमें फुल क्लियरिटी होनी जरूरी है। तो एक बार जरा देख लो आज हमने क्या कवर किया। टाइम एंड वर्क का पैटर्न जो कि एलसीएम से निकलता है, वर्क एफिशिएंसी और टाइम का फॉर्मूला। फिर हमने देखा कि डबल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट कैसा होता है, जब दो दो लोग साथ में काम करते हैं, जो उनका टोटल टाइम ही दिया होता है वो सब दो दो के ग्रुप में ही दिया जाता है, तो वो कैसे करता है। फिर उसके बाद आफ्टर एंड बिफोर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके मिक्स क्वेश्चन भी देखे, विथ फॉर्मूला वाला भी देखें कि अगर आफ्टर एंड बिफोर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग को फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। होमवर्क जो है मैं आज आप लोगों को कुछ नहीं दूंगा कि अभी तक कॉन्सेप्ट हम लोग के सारे नहीं हुए, तो रैंडम क्वेश्चन आप अभी फिलहाल तो नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले से सारी चीजें नहीं जानते हो तो ट्राई जरूर कर सकते हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन से, किसी बुक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको आफ्टर वर्ड बिफोर वर्ड दिखा तो जरूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, डबल डबल क्वांटिटी के क्वेश्चन दिखे तो वो जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें जैसे ऑल्टरनेटिव, वेजेस, एफिशिएंसी वाला, तो वो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, वो जरूर कवर करेंगे जल्दी। आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा, आज के लिए आई थिंक टाइप जो इनफ रहेंगे। सर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हो, वरना आज के लिए मैं आई थिंक स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।
कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं अभी भी हूँ।